सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न बनेगा, सूर्य सौरमंडल में कहाँ स्थित है? उत्तर होगा केंद्र में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। नोट में लिखेंगे, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। प्रश्न बनेगा कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है? तो गर्म गैसों से बना है। अगला प्रश्न बनेगा, सौरमंडल को कौन बांधे रखता है? उत्तर में होगा सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। अगला प्रश्न बनेगा, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्तर हमारे सूर्यदेव हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का हम ऊष्मा और गर्मी को महसूस तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा होने के कारण सूर्यदेव पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यही कारण है कि सूर्यदेव के अत्यधिक तेज ऊष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। वास्तव में गर्मी के दिनों में सूर्यदेव का ऊष्मा और प्रकाश को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। अगला है ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? यह ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ग्रह के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न बनेगा, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का नाम बताएं। उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पर है बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। दूसरे नंबर पर है शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर यूरेनस अरुण और आठवें पर नेपच्यून वरुण। आगे देखते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। प्रश्न बनेगा, कक्षा किसे कहते हैं?
उत्तर में लिखेंगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य देव का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार पथ पर फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अगला प्रश्न बनेगा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य देव का चक्कर लगाते हैं। इनके रास्ते कैसे होते हैं, किस प्रकार फैले होते हैं? उत्तर दीर्घवृत्ताकार में। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी है। प्रश्न बनेगा सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? उत्तर में लिखेंगे बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक परिचक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है? 88 दिन। यानी बुध ग्रह पर 88 दिन में ही एक साल माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। प्रश्न बनेगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। प्रश्न बनेगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर लिखेंगे क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने कब अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं? आंसर अगस्त 2006 में। आकार के अनुसार 8 ग्रह इस प्रकार है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी आकार के अनुसार 8 ग्रह इस प्रकार है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल, आठवां बुध। अब आगे आते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। प्रश्न बनेगा सूर्य से दूरी के हिसाब से यानी सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में कौन सा है? आंसर उत्तर है तीसरा स्थान है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? उत्तर पांचवा स्थान है। यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है और आकार के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आफ कहा जाता है। प्रश्न बनेगा पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी की आकृति को भू-आफ क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि पृथ्वी यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आफ कहा जाता है। भू-आफ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। प्रश्न बनेगा भू-आफ का अर्थ क्या होता है? उत्तर पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। प्रश्न बनेगा, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर, केवल पृथ्वी पर। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यूनिक प्लेनेट है। प्रश्न बनेगा, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? उत्तर में होगा, क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यूनिक प्लेनेट है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2/3 सतह पानी से ढका है, मतलब पृथ्वी पर 71% 71% जल है और तथा 29% स्थल है। प्रश्न बनेगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह कहा जाता है? उत्तर में होगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल है। चंद्रमा। अब हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। प्रश्न बनेगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? उत्तर, चंद्रमा। अगला प्रश्न बनेगा, चंद्रमा का व्यास कितना है? उत्तर, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। आगे देखिए, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। प्रश्न बनता है, चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। प्रश्न बनेगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? उत्तर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र 1.4 मानव निर्मित उपग्रह के बारे में दिया गया है। रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये फिगर है।
क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रश्न बनेगा, प्रकाश की गति यानी सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? उत्तर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न बनेगा, हमारे सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? लगभग 8 मिनट। उत्तर में होगा लगभग 8 मिनट। अगला है रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। प्रश्न बनेगा, सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब रखे? 29 जुलाई 1969 को। आगे देखते हैं क्या बोला है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। क्या कोई भारतीय व्यक्ति चंद्रमा पर गया है? तो हाँ, गया है। चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? उपग्रह। उपग्रह के बारे में देखेंगे। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या है? उपग्रह किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। उपग्रह क्या है? ये तो हो गया। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या है? तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है या मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। अगला प्रश्न बनेगा, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम बताएं। उत्तर में होगा इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। एक प्रश्न है, क्वेश्चंस है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है?
इसका आंसर आप लोग बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। प्रश्न बनेगा, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? चंद्रमा का दूसरा भाग हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर में होगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग देख सकते हैं। आगे लिखेंगे, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। प्रश्न बनेगा, क्या चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है? उत्तर में नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। प्रश्न बनेगा, क्या चंद्रमा पर पानी और हवा है? उत्तर में होगा नहीं, चंद्रमा पर न पानी है और न ही वायु है। अगला प्रश्न बनेगा, चंद्रमा की सतह पर क्या है? उत्तर, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, और यह चंद्रमा की सतह पर जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनका छाया देखा जा सकता है। आगे है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी में आगे लिखेंगे, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एक और प्रश्न बनेगा, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? आंसर, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, इनकी कक्षाओं के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। चित्र 1.2 में दिखाया गया है क्षुद्र ग्रह को। अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। जैसे ये भी एक प्रकार का, ये क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं।
आगे देखते हैं। आगे है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो हमारा सूर्य देवता है और सूर्य देव के चारों तरफ जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं, इसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसे उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड कभी कभी अंतरिक्ष से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो हवा से घर्षण के कारण इसमें आग पकड़ लेता है और बहुत अधिक चमकदार दिखाई देता है। और कभी कभी ये उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसमें धरातल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और कभी कभी ये उल्का आसमान में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, आकाशगंगा मिल्की वे किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को एक चमकदार रास्ते जो लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। आगे देखेंगे, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्रश्न बनेगा, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? उत्तर, हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। प्राचीन भारत में आकाशगंगा की तुलना किससे की गई है? तो आसमान में एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यही है आकाशगंगा का फिगर, आकाशगंगा का चित्र यही है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? प्रश्न है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं?
आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हम कहाँ पर हैं? तो हम पृथ्वी पर हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर हैं और हमारा पृथ्वी जो है यह सौरमंडल का एक भाग है। हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यह पृथ्वी जो है ये सौरमंडल मिल्की वे का भाग है, और यह किसका हिस्सा है? एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी सौरमंडल मिल्की वे का भाग है, और मिल्की वे ये सब मिल्की वे आकाशगंगा ये सब किसका भाग है? ब्रह्मांड का एक भाग है। तो यह अध्याय कंप्लीट पूरा हुआ।